आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। उदाहरण 4.10। तो कह रहा है कि कोई क्रीड़ा एक वृत्तीय खांचे में जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है फंस गया है। कोई कीड़ा है जो है इंसेक्ट, वो 10 सेंटीमीटर का वृत्तीय खांचा है कोई, उसमें फंस गया है। वो खांचे के अनुदिश स्थिर चाल से चलता है और 100 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है। तो कीड़े की कोणीय चाल व रेखीय चाल कितनी होगी? क्या त्वरण सदिश एक अचर सदिश है? इसकी परिणाम कितना होगा? इसका परिणाम कितना होगा? तो ये सब चीजें हमको बताना है। तो पहले जो जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए यह एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है, क्योंकि देखिए खुद ही बोल रहा है कि कीड़ा खांचे के अनुदिश स्थिर चाल से चलता है, यानी चाल स्थिर है, इसलिए यह एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। तो यहाँ पर कीड़ा जिस वृत्तीय गति में वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है उसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो आर हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया। कोणीय चाल का मान क्या होगा? तो हमारा फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2π/t, ये फार्मूला होता है। तो ये आ गया 2π इंटू t हमारा कितना होगा? समय। तो 100 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है। तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड का अगर देखा जाए तो 100 सेकंड में 7 चक्कर, तो 1 सेकंड यानी 7/100 हो जाएगा। मतलब 1 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो 100 सेकंड लगाता है 7 चक्कर में, तो 1 चक्कर में 7/100 हो जाएगा। तो 1 सेकंड में जो 1 चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसी को आवर्तकाल या कैपिटल टी कहते हैं। आवर्तकाल का मतलब 1 चक्कर घूमने में कितना समय लगा। तो 7 चक्कर में 100 सेकंड, तो 1 चक्कर में 7/100, इसलिए 7/100 किया गया 1/t की जगह। इसको देख लेते हैं। देखिए 100 सेकंड में 7 चक्कर तो चूंकि 7 चक्कर 100 सेकंड में, इसलिए 100 सेकंड लगाता है 7 चक्कर में, तो 1 चक्कर में कितना सेकंड लगेगा? तो ये जो हमारा निकल के आएगा ये आवृत्ति निकल के आएगा। आवृत्ति का मतलब होता है चक्कर प्रति सेकंड। तो ये हमारा जो निकल के आया ये n निकल के आया। ये देखिए ऊपर हमने चक्कर लिखे हैं, नीचे समय लिखा है। तो चक्कर प्रति सेकंड ये आवृत्ति का मात्रक होता है। तो ये हमारा आवृत्ति निकल के आया, और आवृत्ति n बराबर होता है 1/t। तो इसको ओमेगा को हम लोग 2πn लिख सकते हैं। 1/t बराबर n होता है आवृत्ति। ये आवर्तकाल है आवृत्ति, तो आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। तो इसीलिए n होता है, तो ये फार्मूला बन गया 2πn। तो n की जगह उठा के 7/100 रख दिया ये। और आवर्तकाल निकालना हो तो समय होता है चक्कर प्रति समय, तो आवर्तकाल 100/7 हो जाएगा। अगर t निकालें तो ये हमारा 100/7 हो जाएगा, क्योंकि तब हो जाएगा समय प्रति चक्कर। तो समय ऊपर हो जाएगा, चक्कर नीचे हो जाएगा। इस तरह समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए ओमेगा हमारा निकल के आ गया 0.44 रेडियन पर सेकंड। अब अगर रेखिक चाल देखें, रेखीय चाल अगर की गणना करें, तो रेखीय चाल होता है v = ओमेगा × r, या v = r ओमेगा होता है। तो ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल लिया है, और r जो है 12 सेंटीमीटर का वृत्तीय पथ है, तो 12 रख दिए। तो ये आ गया 5.3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड।
ये हमारा रेखीय चाल आ गई। तो v का मान इतना होगा। वृत्त के हर बिंदु पर वेग v की दिशा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी तथा त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होगी। तो इसको ध्यान देना। जब हम वृत्तीय पथ में जो है वेग निकालते थे तो वेग जो है जिधर को चलते थे उस जहां पर निकालना होता था उस जगह स्पर्श रेखा खींचते थे और बताते थे यही वेग की दिशा, और जो त्वरण होता था वो केंद्र की ओर होता था। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। क्योंकि यह दिशा लगातार बदलती रहती है इसलिए त्वरण एक अचर सदिश नहीं है, परंतु त्वरण का परिमाण अचर है। अब चूंकि दिशा बार बार बदल रही है तो जो त्वरण होगा वो अचर सदिश नहीं है, क्योंकि वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रही है और वृत्तीय पथ पर प्रति सेकंड दिशा बदल रही है। तो दिशा बदल रही है इसलिए त्वरण जो है वो अचर सदिश नहीं है, परंतु इसका जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो हमेशा अचर रहेगा, यानी उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और वो कितना रहेगी? तो a = ω²r ये फार्मूला होता है। ओमेगा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो इसी का स्क्वायर कर देंगे इंटू r 12 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर रखेंगे तो आ जाएगा 2.3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा रेखीय त्वरण आ गया, ये त्वरण आ गया हमारा। तो इतना सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग इसका सारांश देख लेते हैं। तो देखिए, कह रहा है अदिश राशियां वे राशियां हैं जिनके केवल परिमाण होता है, दिशा की बात नहीं की जाती। दूरी, चाल, संघत यानी द्रव्यमान तथा ताप अदिश राशियों के कुछ उदाहरण हैं। सदिश राशियां वे राशियां हैं जिनके परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन, वेग तथा त्वरण आदि इस प्रकार की राशियों के उदाहरण। ये राशियां सदिश बीजगणित के विशेष नियमों का पालन करती हैं। तो जो सदिश राशियां होती हैं उनमें परिमाण और दिशा दोनों की गणना की जाती है। उदाहरण जैसे विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल, आवेग, ये सब जो है सदिश राशियां। इनको बीजगणित के विशिष्ट नियमों के अनुसार इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यदि किसी सदिश कैपिटल ए को किसी अदिश वास्तविक संख्या लैम्डा से गुणा करें तो हमें एक दूसरा सदिश बी प्राप्त होता है जिसका परिमाण ए के परिमाण का लैम्डा गुना होता है। नए सदिश की दिशा या तो कैपिटल ए के अनुदिश होगी या उसके विपरीत। तो ये कह रहा है कि कोई सदिश ए है, अगर उसमें हम कोई संख्या है लैम्डा उसका गुणा कर दें तो नया सदिश बी प्राप्त हो जाता है, और ये बी जो होगा वो लैम्डा इंटू ए के बराबर होगा, यानी ए के परिमाण का लैम्डा गुना होगा। और जो ए है, ये बी जो प्राप्त हुआ नया, वो जरूरी नहीं कि ए की दिशा में हो, इसके विपरीत भी हो सकता है। दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि लैम्डा धनात्मक है या ऋणात्मक। अब दिशा क्या होगी नए सदिश की, वो इस पर निर्भर करेगी कि जो गुणा किया जाने वाला भाग है वो ऋण है या धन। दो सदिशों कैपिटल ए व बी को जोड़ने के लिए या तो शीर्ष या पुच्छ की ग्राफी विधि या समांतर चतुर्भुज विधि का प्रयोग करते हैं। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। सदिश योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कहने का मतलब यह है कि सदिशों को अगर जोड़ा जाए और उनका क्रम बदल दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी लिखें या कैपिटल बी प्लस कैपिटल ए, यानी इसको उल्टा कर दिया, उस तरह लिखें तो भी परिमाण बराबर होंगे, तब भी सदिश योग बराबर होगा, इसलिए दोनों को बराबर कर दिया है। यानी ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। साथ ही साहचर्य के नियम का भी पालन करते हैं। साहचर्य नियम क्या है कि किसी को भी किसी के साथ जोड़ा जा सकता है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे a प्लस बी पूरा है उसमें c को जोड़ दें, या b प्लस c होता उसमें a को जोड़ देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए दोनों तरह के जोड़ने को बराबर किया गया। ब्रैकेट का मतलब पहले इसको जोड़ा फिर इसके साथ इसको जोड़ा, और इसमें ब्रैकेट लगा है तो पहले इसको जोड़ा फिर a को जोड़ा। इसे साहचर्य नियम बोलते हैं। शून्य सदिश एक ऐसी संख्या है जिसका परिमाण शून्य होता है। क्योंकि परिमाण शून्य होता है इसलिए इसके साथ दिशा बतलाना आवश्यक नहीं होता। तो
तो चूंकि परिमाण 0 ही हो जाता है तो दिशा का कोई मतलब नहीं। तो इसके लिए निम्नलिखित गुण होते हैं, जैसे a + 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 सदिश है तो a ही हो जाएगा। या लैम्डा में 0 का गुणा करेंगे यानी 0 सदिश है उसमें किसी संख्या का गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। या 0 में किसी सदिश का गुणा करेंगे a का तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 चाहे सदिश के रूप में हो या कोई संख्या के रूप में हो, कहीं भी उसका गुणा किया जाएगा तो परिमाण 0 आ जाता है, और जोड़ा जाएगा तो जो सदिश पहले रहता है वही बना रहता है। सदिश b को a के साथ घटाने की क्रिया को हम a व -b को जोड़ने के रूप में परिभाषित करते हैं। तो अगर b को a में घटाना है तो हम a -b लिखें या इसको a प्लस ब्रैकेट में -b लिख दें, मतलब हम जोड़ ही रहे हैं, बस इसकी b की दिशा उल्टा हो जाएगी। ये कहने का मतलब किसी सदिश a को उसी समतल में स्थित दो सदिशों a व b के अनुदिश दो घटक सदिशों में वियोजित कर सकते हैं। तो कोई सदिश कैपिटल A है, उसको अगर कोई प्लेन में है, समतल में है, तो समतल में x और y दो अक्ष होते हैं तो x और y में विभाजित कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि जैसे कैपिटल A है, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, लैम्डा a प्लस म्यू b। यहाँ पर लैम्डा व म्यू वास्तविक संख्या है, तो लैम्डा और म्यू जो है कोई वास्तविक संख्या है। किसी सदिश a से संबंधित एकांक सदिश वो सदिश है जिसका परिमाण 1 होता है और जिसकी दिशा सदिश a के अनुदिश होती है। तो एकांक सदिश का मतलब यह है कि उसका परिमाण 1 होता है और उसकी दिशा सदिश a की दिशा के अनुदिश ही होगी। तो एकांक सदिश इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, यूनिट वेक्टर के लिए n कैप बराबर a/mod ऑफ a, मतलब एकांक सदिश मतलब जो सदिश है वो और उसका नीचे परिमाण। तो जाहिर सी बात है एकांक ये सदिश है तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों है, और इसके परिमाण का भाग देंगे तो परिमाण कट जाएगा तो केवल दिशा बचेगी, और वो भी एकांक के हिसाब से, एक यूनिट के हिसाब से। जैसे 3/3 कर दें तो 1 आ जाता है, उस तरह। एकांक सदिश i j k कैप इकाई परिमाण वाले वे सदिश हैं जिनकी दिशाएं दक्षिणवर्ती निकाय की अक्षों क्रमशः x y व z के अनुदिश होती हैं। तो हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि i कैप j कैप के कैप को x y और z जो एक्सिस बनाते हैं उसमें एकांक सदिश के रूप में लिखा जाता है। दो विमा के लिए सदिश a को हम निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। अगर दो विमा हो और सदिश a को व्यक्त करना है तो a बराबर दो विमा का मतलब एक समतल में ही दो विमाएं होती हैं, तो x और y एक्सिस हो जाएगा, तो ax प्लस ay होगा, और x एक्सिस के लिए इसका यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश i कैप लिखेंगे, y एक्सिस के लिए इसका एकांक सदिश j कैप लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ ax तथा ay क्रमशः x व y अक्षों के अनुदिश a के घटक है, ठीक ना। यदि सदिश a x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है तो ax बराबर a cos थीटा। देखिए x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, तो हमने बताया था पास में cos सामने साइन, तो पास वाले में cos रहेगा तो ax के साथ cos रहेगा, और ay उसके सामने होगा तो सामने वाले में साइन होगा, तो ay बराबर a sin थीटा होगा। अब ax और ay दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं और पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस तो उसमें क्या होता है, विकर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, और विकर्ण ही हमारा जो परिणामी वेक्टर है वो होगा। तो अगर हम इस तरह निकालें तो a बराबर mod ऑफ a यानी परिमाण जो होगा तो वो √ax² प्लस ay² होगा, क्योंकि ये विकर्ण होगा तो विकर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो जब इसका वर्ग हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। अब देखिए, अब फिगर बना के बताना पड़ेगा। अब देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसमें ये a है, ax हो जाएगा, ये ay हो जाएगा।
ये थीटा एंगल है, तो पास में काश तो ये ए काश थीटा लिख सकते हैं, सामने साइन तो ये ए साइन थीटा लिख सकते हैं। और इसको अगर डॉट डॉट ऐसे मिला दें, इसको मिला दें, तो ये हमारा परिणामी होगा, परिणामी वेक्टर जिसको ए कहेंगे। तो अब पास में काश सामने साइन, ये आधार भुजा होगी, आधार थीटा के साथ वाली आधार सामने वाली लंब होती है, और ये वाली कर्ण हो जाएगी, बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो अगर हम tan थीटा लिखें, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब ये हो जाएगी, आधार ये, तो ये ए साइन थीटा है, तो इसके समांतरी है, तो ये भी ए साइन थीटा होगी। तो ए साइन थीटा अपान ए कास थीटा होगा, और साइन थीटा बटे कास थीटा tan थीटा होता है। तो अब देखिए ये वाली भुजा लंब है, तो ये ए वाई है, तो ये भी ए वाई होगी, इसलिए ए वाई लिख दिया। अपन आधार ये ए एक्स है, इसलिए ए एक्स लिख दिया। तो इस तरह हम लोग समझते हैं। अब देखिए विश्लेषणात्मक विधि से भी सदिशों को आसानी से जोड़ा जा सकता है। यदि ए वाई समतल में दो सदिश ए व बी का योग आर हो, तो अब आर बराबर आर एक्स प्लस आर वाई, और एक्स एक्सिस के साथ आई कैप लिख देंगे, वाई एक्सिस के साथ जे कैप, क्योंकि यही एकांक सदिश है एक्स एक्सिस के लिए और जे वाई एक्सिस के लिए। तो इस प्रकार से भी हम जोड़ सकते हैं। या अगर ए और बी होता तो आर एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स तथा आर वाई बराबर ए वाई प्लस बी वाई। तो इस प्रकार से हम लोग सदिशों को जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए और बी सदिश है एक्स वाई प्लेन पर, तो आर एक्स के लिए जो ए और बी के एक्स वाले घटक है उनको दोनों को जोड़ दिया गया, ए एक्स प्लस बी एक्स, और वाई वाले घटक जो हैं ए और बी के, तो वाई वाले घटक में ए का ए वाई होगा, बी का बी वाई होगा, उनको जोड़ दिया तो आर वाई निकल आया, और ए एक्स बी एक्स को जोड़ दिया तो आर एक्स, यानी ये एक्स घटक हो गया, ये वाई घटक, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये परिणामी आर आ जाएगा। तो आर बराबर आर एक्स प्लस आर वाई, और एक्स एक्सिस वाला एकांक वेक्टर, वाई एक्सिस वाला एकांक वेक्टर, ये कर दिया गया। समतल में किसी वस्तु की स्थिति सदिश आर को प्रायः निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। अगर समतल में कोई वेक्टर आर है, उसकी स्थिति सदिश निकालना है, तो आर बराबर, अब देखिए एक्स और वाई दो प्लेन होते हैं, तो एक्स और वाई लिख दिया, और एक्स के लिए एक्स एक्सिस में आई कैप लिखते हैं, वाई एक्सिस में जे कैप, और जेड एक्सिस में के कैप। तो एक्स वाई दो ही प्लेन है, तो एक्स के साथ आई कैप लिख दिया, वाई के साथ जे कैप लिख दिया। स्थित सदिशों आर व आर डैश के बीच के विस्थापन को निम्न प्रकार से लिखते हैं। अब अगर विस्थापन निकालना हो तो डेल्टा आर बराबर, बाद वाले में पहला घटाते हैं, तो आर एक्स बाद में है, तो आर एक्स माइनस आर, तो बराबर, अब आर एक्स के लिए एक्स डैश माइनस एक्स, ये विस्थापन होगा एक्स एक्सिस में, फाइनल में इनिशियल घटाएंगे, बाद वाले में पहला, तो एक्स डैश माइनस एक्स एक्स एक्सिस में, तो आई कैप का गुणा करेंगे, क्योंकि एक्स में आई कैप लेते हैं एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में तो वाई एक्स वाई डैश माइनस वाई, और वाई एक्सिस में जे कैप लिखते हैं, तो जे कैप लिख दिया। अब इनको घटाए तो ये डेल्टा एक्स आ जाएगा, डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स के साथ आई कैप हो जाएगा, डेल्टा वाई के साथ जे कैप हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है यदि कोई वस्तु समय अंतराल डेल्टा टी में डेल्टा आर से विस्थापित होती है, समय अंतराल डेल्टा टी है और विस्थापित कितना हो रहा है डेल्टा आर, तो उसका औसत वेग डेल्टा वी बार बराबर कितना होगा। औसत के लिए वी बार मतलब ऊपर लकीर खींच देते हैं, उसको वी बार बोलते हैं, बार बोलते हैं इसको औसत के लिए। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, तो विस्थापन डेल्टा आर हो गया, समय डेल्टा टी हो गया। तो वही चीज लिखा है, किसी क्षण टी पर वस्तु का वेग उसके औसत वेग के सीमांत मान के बराबर होता है जब डेल्टा टी शून्य के सन्निकट होता है। सीमांत का मतलब सीमा का अंत। अब डेल्टा टी जब शून्य के निकट होगा यानी बहुत छोटा होगा, तब क्या होगा, उसके लिए हम लिमिट वर्ड का यूज करते हैं, तो अर्थात v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा टी लगभग 0 है। अब यही चीज यहाँ पर लिख देंगे।
और डेल्टा को हटा करके dr/dt लिखते हैं। इसे एकांक सदिशों के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर एकांक सदिश के रूप में व्यक्त करेंगे तो x y z 3 प्लेन होते हैं, तो v बराबर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। x के लिए i, y के लिए j, z के लिए k कैप लिखा जाता है एकांक सदिश। अब अगर हम इसके वेग की बात करेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं vx के लिए dx/dt, vy के लिए dy/dt और vz के लिए dz/dt, जैसा हमने यहाँ पर निकाला है। बस एक्सिस के लिए x y z लिख देंगे d के साथ, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। जब किसी निर्देशांक निकाय में कण की स्थिति को दर्शाते हैं तो v की दिशा कण के पथ के वक्र की उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अंदिश होती है। पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि दिशा बताएंगे तो स्पर्श रेखा के अंदिश होगी, और एक समान गति में त्वरण बताएंगे तो वो केंद्र की ओर होगा। यदि वस्तु का वेग डेल्टा टी समय अंतराल में v से v डैश में बदल जाता है तो उसका औसत त्वरण a डैश क्या होगा? अब त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल तो वेग परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल बराबर डेल्टा v/डेल्टा टी हो जाएगा। जब डेल्टा टी का सीमांत मान 0 हो जाता है तो किसी क्षण टी पर वस्तु का त्वरण, अब फिर जैसे यहाँ पर निकाले थे वैसे यहाँ निकाल देंगे त्वरण के लिए। तो a बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v/डेल्टा टी, जो यहाँ लिखा था, बराबर डेल्टा की जगह हट के d आ जाएगा। बहुत सूक्ष्म के लिए d का यूज करते हैं तो dv/dt हो जाएगा। घटक के पदों में इसे निम्न क्रम में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखे थे वैसे यहाँ लिख देंगे। तो a बराबर ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब ax बराबर dvx/dt, ay बराबर dy/dt और az बराबर dvz/dt, जैसे ऊपर लिखते थे वेग के लिए वैसे त्वरण के लिए लिख देंगे। यदि एक वस्तु किसी समतल में एक समान त्वरण a से चल रही है तो a बार बराबर a त्वरण a है, तो इसका अगर परिमाण निकालें यानी मॉड ऑफ a निकालेंगे तो ये हो जाएगा √ax² प्लस ay²। बिल्कुल उसी तरह जैसे वेग निकाला गया था या एकांक सदिश में हम लोगों ने किया था। तो हमने बताया था कि विकर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। क्योंकि x और y एक्सिस दोनों 90 डिग्री पर हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो यहाँ पर मॉड ऑफ a बराबर √ax² प्लस ay से गतिमान है तथा क्षण t बराबर 0 पर उसका स्थिति सदिश r0 है। यही से बात है, समय 0 होगा तो स्थिति सदिश में 0 लगा दिए गए। तो किसी क्षण समय t पर उसका स्थिति सदिश क्या होगा? r बराबर r0 प्लस v0t प्लस हाफ at² होगा। इसको ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिए पहला जो गति का पहला नियम है तो उसमें v बराबर u प्लस at लिखा जाता है। u हमारा प्रारंभिक वेग है, यहाँ प्रारंभिक वेग के लिए v0 लिखा है। तो ये फार्मूला हमारा होता है एक समान गति के लिए, एक समान त्वरण से गति के लिए v बराबर u प्लस at और t बराबर 0 पर इसका स्थित सदिश r0 है। तो किसी अन्य क्षण t पर इसका स्थित सदिश r बराबर r0 प्लस vt प्लस हाफ at² होगा तथा वेग v बराबर v0 प्लस at होगा। अब देखिए r के लिए, r का मतलब स्थित सदिश है, स्थित सदिश है। तो r के लिए या r का मतलब विस्थापन, और विस्थापन का मतलब यस जैसे लिखते थे, यस बराबर, तो ये गति का दूसरा समीकरण होगा ut प्लस हाफ at²। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग को v0 माना गया तो vt प्लस हाफ at² लिख दिया और प्रारंभ में जो विस्थापन होगा उसको इसके साथ जोड़ दिया। तो किस तरह से लिखा गया इसको समझना। यहाँ पर देखिए प्रारंभिक जो वेग था उसके साथ जोड़ करके त्वरण और इसको लिखा। ये समीकरण है पहला समीकरण वेग गति का, या दूसरा समीकरण है गति का।
तो इस हिसाब से ये चीजें लिखी गई हैं, इसको समझना है। यहाँ v0 t बराबर 0 क्षण पर वस्तु के वेग को व्यक्त करता है, यानी प्रारंभिक वेग। घटक के रूप में, अब घटक के रूप में अगर देखा जाए तो x बराबर x0 प्लस u v0 xt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ये x एक्सिस के लिए तो हर जगह x लिख दिया। अब चूंकि t0 समय पर ये x0 है, तो उस समय अगर हम ये एक्सिस बनाए, अगर ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, केंद्र बिंदु O है, तो यहाँ पर सब कुछ 0 होगा, न x होगा न y होगा, तो इसलिए x0 के साथ xy नहीं लिखा गया। इसी प्रकार y एक्सिस के लिए y बराबर y0 प्लस y0 yt प्लस हाफ ayt स्क्वायर हो जाएगा, जैसे ये वैसे ये। प्रारंभिक समीकरण के लिए vx बराबर v0x प्लस axt हो जाएगा, जैसे ये लिखा है, इसी में x लिख देंगे, u की जगह v0 लिख देंगे। प्रारंभिक वेग के लिए इन्होंने v0 लिखा है। vy बराबर v0y प्लस ayt लिख देंगे y एक्सिस के लिए, u की जगह v0 लिखेंगे क्योंकि प्रारंभिक वेग के लिए इन्होंने v0 लिखा है। किसी समतल में एक समान त्वरण की गति को दो अलग अलग समकालिक एक विमीय व परस्पर लंबवत गतियों के अध्यारोपण के रूप में मान सकते हैं। अध्यारोपण का मतलब उसी के ऊपर समाहित हो जाना एक तरह से, जैसे एक छल्ला हमने ये बना दिया और एक छल्ला ये बना दिया, इसको इसके ऊपर रख दिया जाए तो कहेंगे अध्यारोपित हो गया एक तरह से। बाकी अध्यारोपण को और आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो वही है कि किसी समतल में एक समान त्वरण की गति को दो अलग अलग समकालिक विमीय व परस्पर लंबवत गतियों के अध्यारोपण के रूप में मान सकते हैं। कहने का मतलब जैसे देखिए ये समीकरण आया, वैसे ये समीकरण भी है, ये x एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए, तो दोनों एक ही तरह हैं। जैसे इस छल्ले को इसके ऊपर रखने पर नीचे वाला छल्ला ढक जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, एक ही तरह के हैं, एक ही तरह के हैं, तो एक दूसरे में समाहित हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ये और एक समीकरण एक ही तरह है, ये और ये समीकरण एक ही तरह है, यानी x और y अक्ष एक दूसरे से अध्यारोपित है, ये कहने का मतलब। अब 16 नंबर देखते हैं। तो 16 नंबर में कह रहा है कि प्रक्षेपित होने के उपरांत जब कोई वस्तु उड़ान में होती है, प्रक्षेपित मतलब किसी कोण पर फेंक देने के बाद, जब उड़ान में होती है तो इसे प्रक्षेप कहते हैं। यदि x अक्ष से थीटा कोण पर वस्तु का प्रारंभिक वेग v0 है, तो t क्षण के उपरांत प्रक्षेप के स्थिति एवं वेग संबंधी समीकरण निम्न प्रकार होंगे। तो अब देखिए फिर वही बात आ गई x अक्ष में, तो x अक्ष में केवल वेग होता है, त्वरण नहीं होता है, तो विस्थापन देखिए इस तरह फेंका जाता है, इसको समझ लीजिए। इस तरह कोई वस्तु फेंक दी गई, तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस में जो वेग होगा ये होगा, गति होगी, उसमें केवल वेग होगा, और जो y एक्स में गति है, ये वाली गति है। अब ये बाद में जब यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ तो ऊपर जा रहा है वस्तु, यहाँ से नीचे आने लगेगा, तो ये जो है इसमें त्वरण और a और v दोनों होता है, त्वरण और वेग दोनों होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो इसलिए x एक्सिस में जो गति है इसमें केवल वेग होता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर वेग गुणे समय, इसको विस्थापन भी कह सकते हैं। तो d बराबर v इंटू टी, इसलिए d का मतलब x, विस्थापन x, ये x एक्सिस में, तो x बराबर v इंटू टी, और v की जगह चूंकि ये स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वेग की दिशा आ जाएगी, ये कोण थीटा होगा, और पास में कास सामने साइन बताया था, तो ये पास में है, तो x के साथ कास आएगा, तो v0 cos थीटा इंटू टी हो गया। अब y बराबर, y वाले में देखिए त्वरण और वेग दोनों है, तो यहाँ पर y के लिए गति का दूसरा समीकरण यह लगेगा, s बराबर v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर, ये समीकरण होता है। अब देखिए y एक्सिस में ये इसके साथ cos थीटा आया था, इसके साथ sin थीटा होगा, क्योंकि पास में cos, सामने sin हमने बताया था, तो इसके साथ sin थीटा हो जाएगा, तो v0 sin थीटा t है, तो वैसे t लिख देंगे। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर काम करता है,
और ये वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, तो दिशा जब नीचे की ओर लेते हैं तो निगेटिव यानी माइनस का साइन लगाते हैं, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन लग गया, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक ही जगह जी लिख दिया। अब यक्स एक्सिस यक्स घटक, तो यक्स घटक में वी एक्स बराबर वी जीरो यक्स होगा बराबर वी जीरो कास थीटा जीरो होगा, और वी वाई में वी जीरो साइन थीटा जीरो माइनस जी टी हो जाएगा। ये यक्स और वाई घटक की बात हो रही है, तो यक्स घटक ये होगा, वाई घटक ये होगा, तो वाई में वी जीरो साइन थीटा जीरो माइनस जी टी होगा। ये वाई घटक के लिए। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये और ये देखिए विस्थापन है, और ये दोनों यक्स और वाई एक्सिस पर वेग है, वेग, तो इसको ध्यान देना है। प्रक्षेप का पथ परवलयिक होता है, जिसका समीकरण, तब इसका समीकरण देख लेते हैं। समीकरण ये होता है y बराबर tan थीटा जीरो एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान टू वी जीरो कास थीटा जीरो का स्क्वायर। इसको हम पीछे बता भी चुके हैं कैसे ये निकाला गया है, तो इसको ध्यान देना है। प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई एच मैक्स बराबर वी जीरो साइन थीटा जीरो का होल स्क्वायर अपान टू जी, ये भी बता चुके हैं। और लगा इस ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय यानी टी मैक्स यानी अधिकतम समय का समीकरण क्या होगा, वी जीरो साइन थीटा जीरो अपान जी, ये सब बताया जा चुका है पीछे। प्रक्षेप द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति से उस स्थिति तक पहुंचने के लिए नीचे उतरते समय वाई, प्रक्षेप द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति से उस स्थिति तक जिसके लिए नीचे उतरते समय वाई बराबर जीरो हो चली गई क्षैतिज दूरी को प्रक्षेप का परास आर कहते हैं। अब आर जो है के लिए भी समीकरण हमने बताया था, प्रक्षेप का परास आर बराबर वी जीरो स्क्वायर अपान जी साइन टू थीटा जीरो होगा। ये सारे समीकरण हम लोग पीछे एनसीईआरटी बुक में कर चुके हैं। जब कोई वस्तु एक समान चाल से एक वृत्तीय मार्ग में चलती है तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वस्तु की चाल v हो तथा इसकी त्रिज्या r हो तो अभिकेंद्र त्वरण AC बराबर वी स्क्वायर अपान आर होगा। पीछे हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। तथा इसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होगी, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कोणीय, तो इस फार्मूले को अंदर बंद कर लेते हैं। कोणीय चाल ओमेगा कोणीय दूरी के समान परिवर्तन की दर होती है, इधर होता है। रेखीय वेग v बराबर ओमेगा आर होगा, सब पढ़ चुके हैं। तथा त्वरण AC बराबर ओमेगा स्क्वायर आर होगा, सब पढ़ चुके हैं। यदि वस्तु का आवर्त काल्टी तथा आवृत्ति न्यू हो तो v ओमेगा न्यू तथा AC यानी अभिकेंद्र त्वरण के मान लंबवत हो निम्नवत होंगे। ये पूरा देखिए एक साथ लिख दिया है। AC बराबर 2 पाई न्यू, v बराबर 2 पाई न्यू आर, AC बराबर 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर। अब देखिए सब यहाँ पर जो है किसका क्या बीमा होगा सब लिखा गया। स्थित सदिश आर है, इसकी बीमा क्या होगी। विस्थापन आर डेल्टा आर है, इसकी बीमा। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, बुक में सब लिखी गई हैं और ये पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अब देखिए विचारणीय विषय। तो किसी वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच की पथ लंबाई सामान्यतः विस्थापन के परिमाण के बराबर नहीं होती। ध्यान दीजिए, किसी वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच की पथ लंबाई सामान्यतः विस्थापन के परिमाण के बराबर नहीं होती। पथ लंबाई का मतलब दूरी, विस्थापन सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। जैसे हम कानपुर जाने के लिए दो रास्ते अपना सकते हैं। बांदा से कानपुर चले जाएं चौडगरा होते हुए या हमीरपुर होते हुए, तो चौडगरा और हमीरपुर होते हुए ये हमारी दूरियां हो गई। लेकिन कानपुर बांदा से सीधा डोरी रख करके जो रेखा बन जाए उस पे चले जाएं तो वो विस्थापन होगा। तो न्यूनतम दूरी विस्थापन होती है, इसलिए पथ लंबाई और विस्थापन के परिमाण बराबर नहीं होते, इसलिए कह रहा। विस्थापन केवल पथ के अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, जबकि पथ लंबाई
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है वास्तविक पथ पर निर्भर करती है। जैसा अभी हमने बताया, दोनों राशियां तभी बराबर होंगी जब वस्तु गति मार्ग में अपनी दिशा नहीं बदलती। जब दिशा न बदले तभी बराबर होंगी। जब दिशा नहीं बदलेगी तो सीधी रेखा में चलेगी, तो विस्थापन सीधी रेखा मतलब सबसे कम दूरी होगी। अन्य दूसरी परिस्थितियों में पथ लंबाई विस्थापन के परिमाण से अधिक होती है। यही सी बात है, विस्थापन से ज्यादा हो जाएगा दूरी अगर दूसरे पथों से चलेगा तो। उपरोक्त बिंदु ए की दृष्टि से वस्तु की औसत चाल किसी दिए समय अंतराल में या तो उसके औसत वेग के परिमाण के बराबर होगी या उससे अधिक होगी। तो जाहिर सी बात है कि औसत चाल या तो बराबर होगी, बराबर तब होगी जब विस्थापन के बराबर हो, लेकिन दूरी विस्थापन से बराबर होगी या ज्यादा होगी। तो बराबर हो सकता है विस्थापन के या ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकती। तो इसीलिए लिखा है कि उपरोक्त बिंदु 1 की दृष्टि से वस्तु की औसत चाल किसी दिए गए समय अंतराल में या तो उसके औसत वेग के परिमाण के बराबर होगी या उससे अधिक होगी। बराबर होगी या ज्यादा होगी, कम नहीं हो सकती। दोनों बराबर तब होंगी जब पथ लंबाई विस्थापन के परिमाण के बराबर। अब जैसे बात है विस्थापन और दूरी एक ही हो जाएंगी तो दोनों बराबर हो जाएंगी। सदिश समीकरण 4.3a तथा 4.34a अक्षों के चुनाव पर निर्भर नहीं करती है। निसंदेह आप उन्हीं को स्वतंत्र अक्षों के अंदेश वियोजित कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम x और y एक्स में तोड़ देते थे, तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है, जिसको i कैप और j कैप लिखते थे x और y एक्सिस के लिए। एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गतिकी के समीकरण एक समान वृत्तीय गति में लागू नहीं होते। इसको ध्यान दीजिए कि एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गतिकी के समीकरण एक समान वृत्तीय गति में लागू नहीं होते, क्योंकि इसमें त्वरण का परिमाण तो स्थिर रहता है परंतु इसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। तो इसको ध्यान देना है कि वृत्तीय गति में परिमाण तो स्थिर रहता है त्वरण का, लेकिन दिशा बदलती है। जबकि रेखीय गति में, एक समान त्वरण वाली गति में, जो एक रेखा में गति थी उसमें त्वरण समान रहता था और दिशा भी वही रहती थी, इसलिए वृत्तीय गति में चीज लागू नहीं होती। ये देखिए गलत अंडरलाइन हो गया। इसको अंडरलाइन करना। अब आगे देखते हैं, यदि किसी वस्तु को दो वेग v1 तथा v2 हो तो इनका परिणामी वेग v बराबर v1 प्लस v2 होगा। उपरोक्त सूत्र तथा वस्तु 2 के सापेक्ष वस्तु A का वेग अर्थात v12 बराबर v1 माइनस v2 होगा। अब देखिए सापेक्ष वेग की बात आ गई। वस्तु 2 के सापेक्ष वस्तु 1 का वेग, तो जिसका निकालना हो उसको पहले लिखते हैं। तो 1 को पहले लिखा, 2 को बाद में, और जो पहले होता है उसी में दूसरे को घटाते हैं, तो v1 माइनस v2 हो गया। के बीच भेद को भली भांति जानिए। यहाँ v1 तथा v2 किसी उभयनिष्ठ निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु की गतियां। सापेक्ष वेग हम पीछे पढ़ चुके हैं। आगे कह रहा है कि वृत्तीय गति में किसी कण का परिणामी त्वरण वृत्त के केंद्र की ओर होता है यदि इसकी चाल एक समान है। कह रहा है वृत्तीय गति में किसी कण का परिणामी त्वरण वृत्त के केंद्र की ओर होता है, मतलब एक समान गति में हम पढ़ ही चुके हैं कि त्वरण अभिकेंद्र त्वरण होता है, यानी केंद्र की ओर होता है। किसी वस्तु की गति के मार्ग की आकृति केवल त्वरण से ही निर्धारित नहीं होती, बल्कि वो गति की प्रारंभिक दशाओं, प्रारंभिक स्थिति व प्रारंभिक वेग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण स्वरूप एक ही गुरुत्वीय त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का मार्ग एक सरल रेखा भी हो सकता है या कोई परवलय भी ऐसा प्रारंभिक दशाओं पर निर्भर करता है। तो सीधा अगर ऊपर की ओर वस्तु को फेंक दिया जाए तो ऊर्ध्वाधर जाएगी, चली जाएगी तो सरल रेखा में गति होगी। अगर किसी कोण पर फेंक दिया जाए तो परवलयाकार पथ बनाएगी। तो वही कह रहा है कि केवल त्वरण पर निर्भर नहीं करती बल्कि प्रारंभिक स्थितियों पर भी वस्तु का पथ निर्भर करता है। अब ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।